तुम जानो तुमको गैर से जो रस्मो राह हो, मुझको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 124 है। बड़े खूबसूरत शेर हैं इसके अंदर। एक बार फिर आपको महबूब के जुल्म सितम का और आशिक की शिकायत का रंग इसके अंदर दिखेगा। और यहाँ पे आपको गालिब साहब की सेल्फ डेप्रिकेशन का रंग भी एक दो शेरों में दिखेगा और मिस्टिसिज्म का रंग भी इसके अंदर झलक के आएगा। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज ऑलवेज गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहते हैं, तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म राह हो, तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म राह हो, मुझको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो। बचते नहीं मुवा खजाए रोज़े हश्र से, बचते नहीं मुवा खजाए रोज़े हश्र से, कातिल अगर रकीब है तो तुम गवाह हो। क्या वो भी बेगुनाह कुश व हक नाशनास है, क्या वो भी बेगुनाह कुश व हक नाशनास हैं। माना कि तुम बशर नहीं खुर्शीदो माह हो। उभरा हुआ नकाब में है उनके एक तार, उभरा हुआ नकाब में है उनके एक तार। मरता हूँ मैं कि ये ना किसी की निगाह हो। जब मैं कदा छुटा तो फिर अब क्या जगह की कैद, जब मैं कदा छुटा तो फिर अब क्या जगह की कैद। मस्जिद हो मदरसा हो कोई खानकाह हो, सुनते हैं जो बहिश्त की तारीफ सब दुरुस्त, सुनते हैं जो बहिश्त की तारीफ सब दुरुस्त। लेकिन खुदा करे वो तेरा जलवागाह हो। गालिब भी गर न हो तो कुछ ऐसा ज़रर नहीं, गालिब भी गर न हो तो कुछ ऐसा ज़रर नहीं। दुनिया हो या रब और मेरा बादशाह हो। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर बड़ा खूबसूरत है। तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म राह हो, तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म राह हो, मुझको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो। है? गैर यहाँ पे रकीब को, जो इश्क में गालिब साहब का राइवल है, उसको बोलेंगे। किसी से रस्म राह होने का मतलब है मेल जोल, मेल मिलाप, ताल्लुकात, किसी तरह का रिलेशनशिप आपका किसी के साथ है। तो खूबसूरत वर्ड प्ले है, इसको समझना भी मुश्किल नहीं। आशिक बेचारा डेस्परेट है। वो अपने महबूब को कह रहा है कि अगर गैर के साथ, रकीब के साथ तुम्हें रस्म राह रखना है, ताल्लुकात रखने हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं शिकायत नहीं करूँगा, सवाल नहीं पूछूंगा, ऑब्जेक्शंस नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम मेरा भी हाल चाल पूछते रहो, या तो मुझसे भी राब्ता रखो, तो इसमें क्या बुराई है, इसमें कौन सा बड़ा गुनाह है। या तो इफ़ेक्टिवली वो बेचारा अपनी डेस्परेशन में कह रहा है कि तुम मेरे साथ भी किसी तरह का मेल जोल बना के रख। या दूसरा, नेगोशिएशन का रंग भी शायद इसके अंदर है। पहली लाइन में वो कह रहा है कि मैं तुझे परेशान नहीं करूँगा, सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन बदले में क्या गुनाह होगा कि अगर तू मेरा भी हाल चाल पूछती रहे। तो कहता है कि तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म और राह हो, ये तुम्हारा मसला है। मैं परेशान तुम्हें नहीं करूँगा, सवाल नहीं पूछूंगा, ये तुम जानो। तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म और राह हो, मुझको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो। क्या खूबसूरत शेर है। बचते नहीं मुवा खजाए रोज़े हश्र से, बचते नहीं मुवा खजाए रोज़े हश्र से, कातिल अगर रकीब है तो तुम गवाह हो। मुवा खजाए रोज़े हश्र का मतलब है हश्र के दिन, क़यामत के दिन, ऑन द डे ऑफ द जजमेंट, जो गुनाहों का हिसाब होगा। तो वो अपने महबूब से कह रहे हैं कि तुम मुवा खजाए रोज़े हश्र से बचोगी नहीं। हश्र के दिन तुम्हारे गुनाहों का भी हिसाब होगा। कातिल अगर रकीब है तो तुम गवाह हो, अगर रकीब ने मेरा कत्ल किया है तो तू उस कत्ल की, तू उस जुर्म की गवाह है। तो इसके अंदर एक कानूनी दलील भी आशिक पेश कर रहा है। तो इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी का कत्ल हो जाए तो कत्ल करने वाला, जो कि यहाँ पे रकीब है, वही गुनहगार नहीं है। जो महबूबा वहाँ पे गवाह थी, जो कत्ल होते देखती रही, जिसने कत्ल को रोकने की कोशिश नहीं की, हो सकता है उसने कत्ल को इनकरेज किया हो सकता है उसकी खूबसूरती की वजह से रकीब ने गालिब का कत्ल किया हो, या फिर महबूबा ने कत्ल को छुपाने की कोशिश की हो। ऐसे गवाह को भी इस जुर्म में भागीदार समझा जाएगा। ये गालिब साहब का आर्ग्यूमेंट है। और साथ में वो कह रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सका, अपने आप को बचा नहीं सका, इस दुनिया के कानून भी तुझे अकाउंटेबल नहीं ठहरा सके, लेकिन खुदा तेरा हिसाब लेगा, रोज़े हश्र तेरा हिसाब किया जाएगा और तू उससे बच नहीं सकती है। अगर रकीब कातिल है तो तू इस कत्ल की गवाह है
और तुझे खुदा सज़ा देगा। ये इसके अंदर एक वार्निंग का भी रंग है, और उसको ये भी याद कराया जा रहा है कि कैसे तू वहाँ पे खड़ी रही, रकीब ने मेरा कत्ल कर दिया और तूने उसको रोका नहीं। या तो ऐसे गवाह को भी सज़ा मिलेगी, उसके जुर्मों का भी हिसाब होगा। तो कहते हैं कि बचते नहीं मुवा खज़ाए रोज़े हश्र से, बचते नहीं मुवा खज़ाए रोज़े हश्र से, कातिल अगर रकीब है तो तुम गवाह हो, मेरे कत्ल के तुम गवाह हो, तुम्हें भी हिसाब देना पड़ेगा, तुम भी इस जुर्म में भागीदार थी। क्या वो भी बेगुनाह कुशो हक ना शनास है, क्या वो भी बेगुनाह कुशो हक ना शनास हैं, माना कि तुम बशर नहीं खुर्शीदो माह हो। बेगुनाह कुश का मतलब है बेगुनाहों को मारने वाला, और हक ना शनास जो खुदा को ना पहचाने, जो सच्चाई को ना पहचाने, जो इंसाफ को ना पहचाने। बशर किसी इंसान को, ह्यूमन बीइंग्स को कहा जाता है। खुर्शीद व माह का मतलब है सूरज और चाँद। तो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है। महबूबा को चाँद और सूरज के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे मैंने कहा, खुर्शीद और चाँद का मतलब है, खुर्शीद का मतलब है सूरज, और चाँद का मतलब है, माह का मतलब है चाँद। तो खुर्शीद और चाँद होगा सूरज और चाँद। तो महबूबा को चाँद और सूरज से कंपेयर किया गया है। चाँद और सूरज जैसा चमकता हुआ खूबसूरत उसका चेहरा है। तो एक तरफ महबूबा के हुस्न की तारीफ़ की गई है, और दूसरी तरफ उसके जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी की एक शिकायत यहाँ पे आशिक ने की है। तो कहते हैं कि माना कि तुम खूबसूरती में नॉर्मल इंसानों से बढ़कर हो, तुम चाँद और सूरज के जैसे खूबसूरत हो, लेकिन क्या वो भी तुम्हारे जैसे जालिम हैं, जो कि बेगुनाहों को मार देते हैं और जो कि खुदा को, सच्चाई को, इंसाफ को नहीं पहचानते। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। तो वो कहते हैं कि ये तो बात ठीक है कि तू उनके जैसी है, तू सूरज और चाँद के जैसे खूबसूरत है, क्या वो भी तेरे जैसे हैं, क्या वो भी जालिम है, तेरे जैसे जालिम है। तो पहली लाइन में महबूबा को जालिम बोला गया है, और दूसरी लाइन में उसके हुस्न की तारीफ़ की गई है। लेकिन हुस्न की तारीफ़ एक सरकास्टिक कड़वे ढंग से की गई है। तो ओवरऑल इसका थीम महबूब को के जुल्म सितम को दर्शाना है, और उसको जालिम बोलना है। तो वो एक तरफ खुर्शीद व माह, सूरज और चाँद के जैसे खूबसूरत है, और दूसरी तरफ वो बेहद जालिम है। क्या वो भी बेगुनाह कुशो हक ना शनास है। देखें, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है जिसका पॉइंट ये है कि महबूबा जो है वो बेगुनाह कुश, बेगुनाहों को मारने वाली, और हक ना शनास है। क्या वो भी बेगुनाह कुशो हक ना शनास हैं, माना कि तुम बशर नहीं खुर्शीदो माह हो। उभरा हुआ नकाब में है उनके एक तार, उभरा हुआ नकाब में है उनके एक तार, मरता हूँ मैं कि ये ना किसी की निगाह हो। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एब्स्ट्रैक्ट शेर है। तार कहेंगे इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में धागे को, थ्रेड को। या तो महबूब के नकाब में से एक तार उभर गया है, जिसका मोस्ट लाइकली मतलब यह है कि एक तार, एक धागा उसके नकाब में से निकल गया है। तो जब वो नकाब पहन के बैठती है खूबसूरत महबूबा, तो कोई उसके चेहरे को देख नहीं सकता, लेकिन अब एक तार उसके नकाब में से उभर गया है, निकल गया है, तो वहाँ पे एक ओपनिंग अप क्रिएट हो गई। तो दूसरी लाइन में आशिक कह रहा है, मरता हूँ मैं कि ये ना किसी की निगाह हो। तो अब इसका क्या मतलब है, इसके अंदर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हमको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। आशिक इन जनरल मरता क्यों है? वो जेलसी से मर सकता है, महबूबा के गुस्से की वजह से वो मर सकता है, डर के मर सकता है, महबूबा के हुस्न या उसके खूबसूरत चेहरे का जब दीदार उसको होगा तो वो भी आशिक से हैंडल नहीं होता, इस वजह से भी वो मर सकता है, उसके जुल्मों सितम से भी आशिक मर सकता है। तो पहला रंग देखते हैं जेलसी का। शायद यहाँ पे आशिक के मन में जेलसी की फीलिंग पैदा हुई हो गई है, क्योंकि नकाब के अंदर अब एक ओपनिंग बन गई है। तो रकीब जो है वो महबूब का चेहरा, महबूबा का चेहरा अब देख सकते हैं। ये बात आशिक को मंजूर नहीं, और इस बात को भी ध्यान में रखें कि पूरी कायनात ही उस खूबसूरत महबूबा से इश्क करती है। ये हमने कई जगह पे देखा है गालिब साहब की शायरी में। तो पूरी दुनिया ही उनकी रकीब है, ठीक है? और वो सब रकीब अब उस खूबसूरत महबूब के चेहरे को देख सकते हैं। ये बात आशिक को मंजूर नहीं। एक रंग इसके अंदर और ये भी है कि ऐसा भी दूसरी जगह पे हमने देखा है कि सूरज भी महबूबा का आशिक है और उसका दीदार करना चाहता है। तो सूरज ने आके अपनी कड़ी निगाह से, कंसंट्रेटेड निगाह से नकाब को देखा हो, और ऐसा हो सकता है कि सूरज की गर्मी ने उस
तार को पिघला दिया हो। और अब सूरज भी दूसरे रकीबों की तरह दीदार करना चाहता है महबूबा का, और गालिब आशिक जो है वो जेलसी से मर रहा है। दूसरा ये हमने एक दूसरे शेर में देखा था कि अगर खूबसूरत महबूबा नकाब पहन के बैठी और वो खफा है और वो गुस्से में है, तो नकाब में भी शगाफ पड़ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि महबूबा यहाँ गुस्सा हुए बैठी है, बहुत खफा है, और आशिक अब ये बात देख सकता है और वो डर से मर रहा है। और तीसरा ये कि अब आशिक भी खूबसूरत महबूबा के चेहरे को देख सकता है, और उसके चेहरे की चमक जो है वो आशिक से अक्सर सहन नहीं होती, और वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। शायद उसकी इस बात से भी वो डर के अब मर रहा है। तो ये सब रंग इसके अंदर हो सकते हैं। मल्टी फैसेटेड शेर है। उभरा हुआ नकाब में है उनके एक तार, उभरा हुआ नकाब में है उनके एक तार, मरता हूँ मैं कि ये ना किसी की निगाह हो। जब मैं कदा छुटा तो फिर अब क्या जगह की कैद, जब मैं कदा छुटा तो फिर अब क्या जगह की कैद, मस्जिद हो मदरसा हो कोई खानकाह हो। तो कैद का मतलब जेल में कैदी होना हो सकता है। किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह की लिमिटेशन को भी कैद कह सकते हैं। मस्जिद तो आपको पता ही है, मदरसा एक रिलीजियस स्कूल को कहते हैं। खानका ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे सूफ़ी फ़कीरों का आश्रम हो, जहाँ पे वो रहते हो और अपनी टीचिंग्स जो हैं वो लोगों को बताते हो, ऐसी जगह को खानका कहा जाता है। तो शेर है कि जब मैं कदा छुटा तो फिर अब क्या जगह की कैद, मस्जिद हो मदरसा हो कोई खानका हो। या? तो गालिब साहब जो कि एक रिंद हैं, उनसे मैं कदा छुट गया है। मैं कदा छुट जाने का मतलब क्या है? शायद उनको मैं कदे से निकाल दिया गया है, या फिर वो मैं कदे से अब आज़ाद हो गए हैं, या किसी वजह से मैं कदे में नहीं जाते, और अब उनको जो रिंद दूसरे रिंद हैं जिनके साथ बैठ के वो खुशी खुशी शराब पिया करते थे, उनकी सोहबत भी अब उनको नहीं मिलती है। तो कई रंग इसके अंदर, इस शेर के अंदर से निकल के आ सकते हैं। एक रंग ये है कि थोड़ा सा शरारत का रंग भी देखिए इसके अंदर है। मस्जिद में, मदरसे में, खानका में आपको शराब तो पीना अलाउड नहीं है, आप नहीं पी सकते। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, मस्जिद हो मदरसा हो कोई खानका हो। क्या तो अब हम किसी जगह भी, अब मैकदा जो कि जहाँ पे हम बैठ के शराब पीते थे वो तो हमसे छूट गया, या उस वहाँ से हम आज़ाद हो गए। या अब क्या फ़र्क पड़ता है हम कहाँ बैठ के पिएँ। और उन्होंने डिलिबरेटली ऐसी जगहों के नाम लिए हैं जहाँ पे शराब पीना अलाउड ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हम वहाँ पे भी बैठ के शराब पी सकते हैं। तो हमें जो असली महक अदा है उसकी अब ज़रूरत नहीं है। और डिलिबरेटली उन्होंने ये मुक़द्दस जगहों के नाम लिए हैं। ओवरऑल मैसेज ये है कि अब हम कहीं पे भी बैठ के शराब पिएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, आज़ादी का रंग ये है कि वो कैद, उन्होंने कैद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। या तो वो कह रहे हैं कि महकदे में बैठ के शराब पीने की ज़रूरत अब हमें नहीं है, या उस कैद से हम आज़ाद हो गए हैं कि, और शायद वो महकदे में भी अपने आप को कैदी महसूस करते थे। ये भी रंग इसके अंदर से उभर के आता है। तो नाउ वी आर एटर्नली ड्रंक। या तो शराब पीने की ज़रूरत भी अब हमें नहीं है, या हम वैसे ही अब नशे में रहते हैं। या तो जहाँ हम जाएं नशा और मैं कदा हमारे साथ साथ चलता है। और दूसरा फिर वंस अगेन शरारत का रंग कि वो मस्जिद में भी जाएं, खानका में भी जाएं, तो भी वो नशे में ही रहते हैं। या अब उनकी नशे की स्टेट इस लेवल तक पहुंच गई है कि उनको शराब भी पीने की अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अब दूसरा, अब किस शराब की यहाँ पे बात हो रही है? ये मिस्टिसिज्म की स्पिरिचुअल वाइन भी हो सकती है। सो ये भी इसका मैसेज हो सकता है कि वी आर नाउ ड्रंक ऑन द स्पिरिचुअल वाइन। तो हमने तसव्वुफ़ की शराब जो है वो पी ली है, और इस वजह से हमें हमेशा ही नशा रहता है। तो हमें मैखाने में जाने की अब ज़रूरत नहीं। और दूसरा कि इसी वजह से शायद उन्होंने मुक़द्दस जगहों के नाम भी लिए हैं कि इस रूहानी शराब को हम कहीं भी पी सकते हैं, कहीं भी हम इंजॉय कर सकते हैं। मैकदा हमसे छूट गया, कोई चिंता की बात नहीं। अब हम मस्जिद में बैठ के भी नशे में रहते हैं, मस्जिद में बैठ के भी हम शराब को इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब रंग इसके अंदर हैं। तो ओवरऑल शेर देखें कि क्या खूबसूरत है कि जब मैं कदा छुटा तो फिर अब क्या जगह की कैद, जब मैं कदा छुटा तो फिर अब क्या जगह की कैद, मस्जिद हो मदरसा हो कोई खानका हो।
मुझे इसके अंदर जो एक शरारत का रंग है बड़ा खूबसूरत लगता है। ऐसी जगहों के उन्होंने नाम लिए हैं जहाँ पे शराब पीना आपको अलाउड नहीं है। तो और सबसे खूबसूरत रंग शायद मुझे कैद से रिहा होने का इसके अंदर लगता है। अब वो इस दुनिया की शराब और मैकदे की बंदिशों से आज़ाद हो गए। उन्होंने ये मिस्टिकल शराब अब पीना शुरू कर दिया है, और जिसके लिए मैकदे में बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। जब मैं कदा छुटा तो फिर अब क्या जगह की कैद, मस्जिद हो मदरसा हो कोई खानकाह हो। अगला शेर देखें क्या खूबसूरत है। सुनते हैं जो बहिश्त की तारीफ सब दुरुस्त, सुनते हैं जो बहिश्त की तारीफ सब दुरुस्त, लेकिन खुदा करे वो तेरा जलवागाह हो। बहिश्त कहते हैं जन्नत को, पैराडाइज, हेवन। और दुरुस्त का मतलब है सही, और जलवागाह का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे किसी का जलवा, किसी का नज़ारा आपको दिखाई दे। यहाँ पे महबूब का नज़ारा हो सकता है, महबूब की जलवागाह हो सकती है, खुदा की जलवागाह भी हो सकती है। तो रिलीजियस ट्रेडिशंस में बहिश्त की तारीफ़ की गई है, डिफ़ाइन किया गया है कि वहाँ पे आपको क्या क्या नेमतें मिलेंगी। डिलाइट्स ऑफ हेवन हैव बीन डिस्क्राइब्ड। तो एक खूबसूरत बाग की इमेजरी को इस्तेमाल किया जाता है बहिश्त को डिफ़ाइन करने के लिए। एक्सक्यूज़ मी। बताया जाता है कि शहद और शराब की नदियाँ वहाँ पे बहती हैं, खूबसूरत हूरों की सोहबत आपको करने को मिलेगी। और आशिक कहता है कि वो सब तारीफ़ जो है अपनी जगह है, वो दुरुस्त है या ठीक है, लेकिन इसमें टोन ये है कि वो सब चीज़ें मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप इसको रिलीजियस सेंस में पढ़ें तो वो आशिक कह रहा है कि मेरी असली तमन्ना ये है, खुदा करे कि ये तेरी जलवागाह हो, या कि बहिश्त में हमें तेरे जलवे दिखाई दे। अब किसके जलवे? खुदा के जलवे हो सकते हैं। तो वो कह रहा है कि खुदा का जलवा आपको, मुझे दिखाई दे, ये मेरी तमन्ना है। तो फिर उस सेंस में ये एक स्पिरिचुअल शेयर बन जाता है कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो निचले दर्जे की हैं। तो हम खुदा से इश्क करते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, और बहिश्त में हमें यही चाहिए कि हमें खुदा का दीदार हो, खुदा का जलवा हमें दिखाई दे, उसकी सोहबत हमें नसीब हो। और दूसरा ये, क्योंकि उन्होंने लाइन दूसरी लाइन में बोला है कि खुदा करें, या तो अब वो खुदा से खुदा मांग रहे हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर एक इश्क का रंग भी है कि वो कह रहे हैं कि खुदा करे कि बहिश्त जो है हमारे महबूब की जलवा गाह हो। या तो वो अपने महबूब के जलवा को देखना चाहते हैं, उस महबूब को जिससे वो इस दुनिया में इश्क करते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ी नेमत है आशिक के लिए, और यही उसको चाहिए। तो खुदा या महबूब का जलवा वो देखना चाहते हैं, और उसकी सोहबत, उसके जलवे से बड़ी चीज़ बहिश्त में आशिक के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो शेर है कि सुनते हैं जो बहिश्त की तारीफ़ सब दुरुस्त, वो अपनी जगह पे है। सुनते हैं जो बहिश्त की तारीफ़ सब दुरुस्त, लेकिन खुदा करे वो तेरा जलवागाह हो। अब ये आखिरी शेर देखें कि गालिब भी घर ना हो तो कुछ ऐसा ज़रर नहीं, गालिब भी घर ना हो तो कुछ ऐसा ज़रर नहीं, दुनिया हो या रब और मेरा बादशाह हो। ज़रर का मतलब है नुकसान, लॉस। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से उन्होंने अपने बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ की है, और इसके अंदर एक सेल्फ डेप्रिकेशन का रंग भी है कि इस कायनात में, इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स, इन द बिगर पिक्चर ऑफ दिस वर्ल्ड, गालिब की कोई औकात नहीं है। वो रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दुनिया सलामत रहनी चाहिए, और इस दुनिया में मेरा बादशाह होना चाहिए, मेरा बादशाह सलामत रहना चाहिए। वो रहेगा तो इस दुनिया का कारोबार चलता रहेगा, इस कायनात का कारोबार चलता रहेगा। गालिब रहे या मर जाए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जिसको बादशाह बोला है वो खुदा भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये इस दुनिया का बादशाह ही है। तो अब इसमें वर्ड प्ले देखें कि गालिब भी गर ना हो, पहली लाइन में उन्होंने कहा है, जिसकी इम्प्लीकेशन ये है कि गालिब के साथ साथ अगर और लोग या और चीज़ें भी इस दुनिया में ना रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दुनिया सलामत रहे और मेरा बादशाह सलामत रहना चाहिए। इसके अंदर एक दुनिया को रीएश्योरेंस देने का रंग भी शायद है। तो कह रहे हैं कि घबराओ मत, अगर गालिब नहीं रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल देखें, बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है अपने बादशाह की तारीफ़ करने का और सेल्फ़ डेप्रिकेशन करने का भी है। तो सेल्फ़ डेप्रिकेशन पे मुझे एक और शेर गालिब साहब का याद आ गया यहाँ पे। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है,
गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। इससे मिलता जुलता थीम है इस शेर की पहली लाइन का। तो शेर है कि गालिब भी गर ना हो तो कुछ ऐसा ज़रर नहीं, गालिब भी गर ना हो तो कुछ ऐसा ज़रर नहीं, दुनिया हो या रब और मेरा बादशाह हो। तो ये था आखिरी शेर और ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस एंड यू एंजॉयड इट। थैंक यू।